अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़नेस लाइंस के प्लेटफार्म से मैं आफ़ताब सलीम आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो आज की जो वीडियो है इसका जो मेजर डिस्कशन का टॉपिक है वो है हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एक्चुअली हाँ, बिज़नेस लाइन का जो वीडियोस बनाने का पर्पस है वो बेसिकली इजी टू डूइंग बिज़नेस है कि हम अपनी कस्टमर्स को और अपने क्लाइंट्स को इजी वे में जो है वो समझा सकें कि किस तरह और कैसे आपने अपने बिज़नेस को मेंटेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि आप जो ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, जो पेमेंट्स कर रहे हैं, जो रिसीवेबल्स कर रहे हैं उसको हम टैक्स में जस्टिफ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमारे लिए एडमिसिबल है या एडमिसिबल नॉट एडमिसिबल होगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जो हमारा वीडियो का जो आज का पार्ट है हम एडमिसिबल और नॉट एडमिसिबल पर फर्दर और भी कुछ वीडियोस लेकर आएंगे कि मतलब ये एडमिसिबल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो टैक्स के अंदर जो है वो आपके अप्रूव्ड हो जाएंगे और टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकें और टैक्स वाले उसके ऊपर ऑडिट करते हुए एडमिट करें कि वाकई ही आपके एक्सपेंस हुए हैं और उसका क्रॉस चेक भी मौजूद हो और उसके ऊपर विद होल्डिंग्स भी मौजूद हों। तो इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, एओपी होगा या कोई भी इंडिविजुअल जो विद होल्डिंग एजेंट होगा। विद होल्डिंग एजेंट पर हमारे पहले से वीडियो मौजूद है, तो आप हमारी वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी फर्दर वीडियोस भी आपको मिलती जाएंगी और पहले से मौजूद वीडियोस के ऊपर भी आप उसका इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो आइए आगे चलते हैं कि मतलब ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस हैं जो हम रोज़मर्रा करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में, लेकिन एफबीआर उसको एडमिट नहीं करता, उसको इनएडमिसिबल कर देता है। तो आपने ये तमाम गलतियां जो हैं जो आपके टैक्स नॉट एडमिसिबल होती है, ये गलतियां नहीं करनी। अगर आप सिर्फ ये चंद एक पॉइंट्स जो बिजनेस लाइंस ने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, अगर इनके ऊपर अमल दरामद कर लें तो के लिए जब इनकम टैक्स के रिटर्न्स जमा कराने का टाइम आएगा या आप उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोज करने का टाइम आएगा तो आपके लिए ये से दर्द सर नहीं बनेगा। नंबर वन, अंडर सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड expected as expect as otherwise provided in this ordinance. No deduction shall be allowed in computing of income of a person under the head income from business under section 18। यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो सेक्शन है वो 81 है। वो कहते हैं कि ये डिडक्शंस जो होंगी जब आप अपनी इनकम जो है वो कंप्यूट कर रहे होंगे, इनकम की स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो ये डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होंगी। नंबर वन ए पे है कि एनी चेस रेट रेट और टैक्स पेड और पेएबल, यानी कि कोई टैक्स जो आप पे कर चुके हैं या पे करने वाला है बाय अ पर्सन इन पाकिस्तान, कोई भी पर्सन पाकिस्तान में किसी को पे करना है और अ फॉरेन कंट्री या किसी आपके बाहर कोई बिजनेस है तो आपने वहाँ पे कोई टैक्स पे करना है, दैट इज़ लाइव ऑन द प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और एक्सेस एज अ परसेंटेज और अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉफिट और गेन। यानी कि प्रॉफिट और गेन जो आपका प्रॉफिट आता है, मतलब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, उसके ऊपर आपने जब जो है वो रेट अप्लाई कर दिया इनकम टैक्स का, मुख्तलिफ स्लैब्स मौजूद हैं। तो जब आपने टैक्स अप्लाई कर दिया और वो टैक्स लाइबिलिटी जनरेट हो गई या फिर कोई भी आपने टैक्स पे किया है फर्दर, मतलब प्रोफेशनल टैक्स वगैरह पे किया, तो वो आप इनकम टैक्स का वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं है, वो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद ही करेंगे। आगे वो कहता है कि एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर एक्स फ्रॉम एन अमाउंट ड्राइवन बाय पर्सन। वो कहता है कोई भी टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका अंडर द डिवीजन ऑफ, यानी कि आप कोई भी टैक्स विद होल्ड हुआ है, किसी बंदे को आपने सप्लाईज दी हैं या आपने प्रोफेशनल सर्विसेज दी और उसने आपका टैक्स विद हेल्ड कर लिया, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा अंडर डिवीजन 3 कि आपका जो टैक्स है वो अमाउंट है वो आप एक्सपेंस के तौर पे उसको नहीं ले सकते।
इसको डिवीजन 3 पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे चैप्टर एक्स की। तो ये फर्दरली आप जैसे इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करेंगे तो वो आपको एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाएगी। कहते हैं अगर सी में है कि एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंस फ्रॉम विच ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड to deduct or collect tax under part 5 of chapter x and or chapter 12 unless the person has paid or deducted and paid tax as required by division fourth of part of chapter x, provided disallowance in respect of purchase of raw material and finished goods under this class not excess 20% of purchases। वो कहता है यहाँ पे आपने गौर करना है। वो कहता है कि जी आपका जो टैक्स है वो विद हेल्ड आपने करना है, ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस होगा उसकी आपने विद होल्डिंग अगर नहीं की रॉ मटेरियल ख़रीदते वक्त या मतलब उसकी पेमेंट करते वक्त, तो वो आपका एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होगा प्रोवाइडेड। और इसके ऊपर जो है वो 20% तक आपको पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। इसको फर्दरली आगे डिस्कस करते हैं। कहते हैं एनी अमाउंट ऑफ कमीशन पेड, आपने कोई कमीशन पेड की है और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास सप्लाईज आपने खरीदी या बेची, आपने सप्लाईज की प्रोडक्ट्स अपनी सप्लाई की, लिस्टेड इन थर्ड स्केजुअल ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990, यानी कि सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत आपने कोई सप्लाईज दी। सप्लाईज देने के बाद आपने उसके ऊपर कमीशन पे की है, लेकिन आपने कमीशन पे करने के बाद वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। किस सूरत में नहीं हो गया? वेयर द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेएबल एक्सीडिंग 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, यानी कि आपने 0.2% से ज़्यादा अगर कमीशन पे कर दी है ऑफ सप्लाईज, देयर फॉर अनलेस द पर्सन to whom commission is paid or payable, or as the case may be, in appearing in the active taxpayer list under this ordinance। वो कहता है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर अपेयर होगा, लेकिन आपने 2.2% से ज़्यादा मतलब 2% से ज़्यादा आपने कमीशन पेड कर दी है, तो वो आपका एक्सपेंस ट्रीटेड नहीं होगा। वो कहता है एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट। अब ये जो लिमिट है, मतलब ये लिमिट क्या है बेसिकली, इस लिमिट को समझने के लिए हम जो है इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो है वो डिस्कस करेंगे फर्दर। इसके लिए हम जो है एक्सपेंडिचर के लिए अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे। तो कि वो कौन कौन सी लिमिट्स है जिसके अंदर आपने जाके इनकम टैक्स का मतलब रूल्स का वो पार्ट है कि इस हद तक आपको एक्सपेंडिचर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउ होंगे, और इस हद से आप बढ़ेंगे तो आपको इनकम जो है वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है वो अलाउड नहीं होंगे। और अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं इन कंडीशंस की, तो वो उस जो है आपको एक्सपेंस नहीं अलाउ होंगे। तो आपने इनकी जो वायलेशंस हैं रूल्स 2000 इनकम टैक्स रूल्स, उसकी वायलेशन नहीं करनी। आगे वो कहता है कि एन अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ पर्सन टू एन अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड एंड अप्रूव्ड पेंशन फंड और अप्रूव्ड सुपरमेशंस फंड्स, यानी कि जब आप किसी भी प्रोविडेंट फंड में या ग्रेजुटी फंड में अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, ये दो तरह की कंट्रीब्यूशन होती है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है, एक एम्प्लॉयर, यानी कि एक मुलाजम की कंट्रीब्यूशन होती है वो डिडक्शन करके जमा कराता है, और एक एम्प्लॉयर की वो 50% से ज़्यादा होगी तो अलाउ नहीं होगी। फर्दर इस प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी को समझने के लिए इनकम टैक्स रूल्स अलग से डिस्कस हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कुदरत ने चाहा तो वीडियोस बनाएंगे। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी provident or other funds established for the benefits of employee of the person, unless the person has made effective arrangements to secure that is deducted under section 149 from any payment made by the funds in respect of which the recipient in charge to tax under the head salary। वो कहता है कि जो भी आप प्रोविडेंट फंड देंगे और उसको आप हेड फ्रॉम सैलरी में ट्रीट कर देंगे, तो उसके बाद वो सैलरी में ट्रीट होगा और उसको आप फर्दरली ट्रीट नहीं कर सकेंगे। वो कहता है कि एनी फाइन, यानी आप पे कोई जुर्माना हो जाता है
पेड यानी कि जो जुर्माना पेड जमा करा दिया आपने, या आप पे कोई जुर्माना पे हो गया आ गया और आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं और वो आपने जमा करवाना है, अभी करवाया नहीं है, पेएबल है बाय द पर्सनस फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल इन रेगुलेशंस। तो वो आपको अलाउ नहीं है कि आप उसके ऊपर उसको एक्सपेंडिचर के अंदर अपने ले जाएं और एक्सपेंस के अंदर उसको ट्रीट करें, तो ये एक्सपेंस भी आपको अलाउ नहीं होगा। फर्दर वो कहता है कि एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन, मिसाल के तौर पे कंपनी के पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं, आपने खाना खाया है, पानी पिया, या वट एवर उसमें मोबाइल फ़ोन किया है, या कुछ अपने ज़ात के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, आपने अपना कोई मोबाइल ले लिया और अपनी ज़ाती यूज़ के लिए लिया है, कंपनी के लिए नहीं लिया, तो वो एक्सपेंडिचर आप उसके अंदर डाल रहे हैं कंपनी के अंदर, तो ये एक्सपेंस भी आपको अलाउ नहीं होंगे, ये इनएडमिसिबल अमाउंट होगी। एनी अमाउंट कैरिड और रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे, यानी कि आप कोई भी रिटेन अर्निंग रखते हैं, प्रॉफिट में से कोई रेशो या कुछ भी आप मेंटेन करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं किसी भी प्रॉफिट को, जैसे रिजर्व्स इनकम रिजर्व्स कर देते हैं, तो उसको आप रिजर्व नहीं कर सकते एनटिल अनलेस, जब तक आप उसके ऊपर टैक्स पेड नहीं कर सकते, और वो भी आपको अलाउ नहीं है। एनी प्रॉफिट और डेट, ब्रोकेज कमीशन, सैलरी और अदर एमोरेशन पेड बाय एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, अगर आपकी एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को फर्दरली एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी पार्टनरशिप, यानी कि एक दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर एक बिजनेस करते हैं और वो एओपी की कैटेगरी में जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जाते, तो इस सूरत में आप प्रॉफिट के ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, आप कमीशन नहीं ले सकते, जो ओनर्स हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, और आप सैलरीज नहीं ले सकते। अगर आप सैलरी लेते हैं, कमीशन लेते हैं, तो वो आपको एक्सपेंस के तौर पे आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। आगे है एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड इन विच एग्रीगेट एक्सीडिंग 250,000 rupees made other than by a क्रॉस चेक ड्रॉन और बैंक, यानी कि आप कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन एक सिंगल हेड ऑफ अकाउंट के अंदर एक टाइम के अंदर 2.5 लाख रुपए, यानी कि 250,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अदर देन यानी कि किसके अलावा, मतलब आपने कैश की सूरत में नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो हो सकती है तो किसके अंदर होगी, क्रॉस चेक के अंदर होगी, ड्राइंग्स के अंदर होगी, माफी चाहते हैं, एनी एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन पेड अ सिंगल अकाउंट, ये डिस्कस हो गया था। आगे provided further that this clause shall not be applied in the case of expenditures not exceeding 25,000 रुपीज़, यानी कि आपके 25,000 से ज़्यादा के कोई भी एक्सपेंडिचर होंगे तो वो आपको अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। और उनमें शामिल है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स हो गए, फ्रेट कैरिजेज हो गए, ट्रैवल फेयर हो गया, पोस्टेज हो गया, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, फाइन्स एंड अदर एनी statutories, or any salary paid or payable exceeding 25,000 rupees per month other than a cross check or direct transfer of funds of employees bank account और थ्रू डिजिटल मीन्स, यानी कि आप कोई भी सैलरी पे कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को और वो 25,000 पैसे ज़्यादा है, तो आपको ये इजाज़त नहीं है कि वो आप सैलरी जो है वो कैश की सूरत में दे सकें, बल्कि आप उसको सैलरी देंगे तो देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सैलरी उसको उसके बैंक अकाउंट के अंदर देंगे। वो बैंक अकाउंट के लिए ये ज़रूरी है कि मतलब डिजिटल मीन्स भी हो सकता है, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी दे सकते हैं, और फर्दर जो आप माइक्रो फाइनेंस वगैरह या जो भी डिजिटल मीन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो क्रॉस चेक की डेफिनेशन के अंदर ही आता है, ताकि उसको चेक किया जा सकता है।
आगे है कि एक्सपेक्ट एज प्रोवाइडेड डिवीजन 3 ऑफ पार्ट दिस एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ कैपिटल नेचर, कोई भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे तो वो आप को अलाउ नहीं होंगे। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी इन एक्सीडिंग ऑफ 10%, मतलब कि टर्न ओवर परसेंट ऑफ टर्न ओवर इनकर्ड बाय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी तो अगर वो 10% से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर कर देगी एडवर्टाइजमेंट पर और प्रमोशन पर तो वो उसको अलाउ नहीं होंगे। यानी कि फार्मास्यूटिकल के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो पब्लिसिटी करेगी वो 10% से ज़्यादा हो, मतलब उसमें डॉक्टर का मटेरियल या वो सॉरी ज़्यादा ना हो डॉक्टर का मटेरियल, जो भी उसके अंदर प्रमोशनल एक्टिविटी होंगी वो 10% लेस होनी चाहिए। एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट इज़ वायलेशन ऑफ सच। तो कोई भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे वो लिमिट क्रॉस करेगी तो वो अलाउ नहीं होंगी। एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूट्स टू सेल मेड अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स। देखिए, एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल मेड पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड सेल टैक्स बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। यानी कि कोई भी कंपनी होगी जिसके पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी और वो रजिस्टर्ड होगी बट सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर ए का मतलब ए इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर दिस पार्ट, जितनी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो ए उसको कंसिडर करेंगे। बी इज़ द टोटल टर्न ओवर ऑफ द ईयर, यानी कि टैक्स का टोटल जो टर्न ओवर है वो होगा। सी इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेल एक्सक्लूसिव, यानी कि ऑफ सेल टैक्स के अलावा की जो अमाउंट होगी, ठीक है, जो मतलब उसके अंदर जो आपने सी लेना है उसके अंदर सेल टैक्स शामिल नहीं होगा, सेल टैक्स के अलावा की अमाउंट। और एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी टू पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 वेयर द सेल इक्वल और ऑफसेट रुपीज ऑफ 100 मिलियन पर पर्सन, यानी कि उसकी जो सेल है वो 100 मिलियन पर मतलब पर्सन तक होनी चाहिए। provided that this allowance of expenditures under this class shall not exceed 10% of total deduction claim under this section, ये 10% तक हो सकती है। Provided further that board may be notified in gazette exempt persons or classes of persons from this class subject of such condition and limitation as may be prescribed there। इसके बारे में जो है वो मुझे इनकम टैक्स रूल्स में मैंने बहुत ढूंढा है, मैं सर्च कर रहा हूँ फर्दरली, और अगर मुझे मिलता है कि वो फर्दर लिमिटेशंस क्या हैं जो मतलब बोर्ड ने लगाई हैं और वो किन किन इंडस्ट्री पर या किस पे लगाई है एग्जाम्पशंस की, तो मैं इस पे भी आपको एक्सप्लेन फर्दरली करूँगा। provided also that clause shall into force with effect the first day of October 2020। तो ये 2020 के फर्स्ट पे निकाली हैं, इसकी मैं SRO ढूंढ रहा हूँ तो इंशाल्लाह इस पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये वो डिडक्शंस हैं जो जो है वो अलाउ नहीं हैं बिजनेस पर्सन को। काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर वीडियो